बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 29 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर होगा ये कंडीशनल सेंटेंसेस का लास्ट लेक्चर होगा बच्चों। पिछले 3-4 वीडियो से हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है एडवांस्ड यूजेज। ठीक है, लास्ट वीडियो तक जो लास्ट वीक हमने की थी उसमें हमने कंडीशन नंबर 27 तक पढ़ा था। आज हम कंडीशन नंबर 28 से शुरू करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये सारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर मैं शुरू करूँगा कॉमन एरर्स, जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी वीडियोस होंगी उसकी भी। ठीक है, और हर वीडियो जो है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज भी आएगा, बहुत से यूजेज आएंगे। वो जब मैं कॉमन एरर्स शुरू करूँगा फिर मैं उसकी डिस्कशन करूँगा। ठीक है, चलें जी। तो कंडीशन नंबर 28 से आज हम शुरू करने हैं। कंडीशन नंबर 28 का नाम है सेंटेंसेस इन 2 पार्ट्स, के ऐसे फ़िक्रे जो 2 हिस्सों में आते हैं। कभी कभार ये फ़िक्रे इस तरह के होते हैं बच्चों कि जो पहला हिस्सा होता है या कोई भी एक हिस्सा उसमें ऐसा होता है जिसका कंप्लीट टेंस होता है, जबकि दूसरा जो हिस्सा होता है उसका टेंस ही कोई नहीं होता। ठीक, यानी उसका कोई टेंस नहीं होता। मतलब मीन्स देखो ना, मैं कहता हूँ लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांधता है, तो मैंने कहा वो मेन एक्शन क्या है, वो अपना सामान बांधता है। देखिए ना, लाहौर जाने से पहले कौन सा टेंस है, कोई टेंस नहीं है। तो ऐसे फ़िक्रे जो हैं इंग्लिश में बच्चों दो तरह, उर्दू में भी 2 तरह के होते हैं, इंग्लिश में भी 2 तरह के होते हैं। जो इसकी पहली किस्म है उसको हम बोलते हैं 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन। इसका नाम, ये सारे नाम मैंने खुद रखे हुए, ये भी हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले। 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन से बच्चों मुराद क्या है कि एक ही सब्जेक्ट दोनों में रिपीट हो, और सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला नहीं है। सब्जेक्ट से मुराद है जिसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसकी बात हो रही है। पहले हिस्से में जिसकी बात देखो ना, लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांधता है, तो देखो ना सामान कौन बांध रहा है, वो। लाहौर किसने जाना है, उसी ने। ठीक है, मीन्स गिरफ्तार होने से पहले वो फ़रार की कोशिश करता है, तो मेन एक्शन क्या है, वो फ़रार की कोशिश करता है। तो फ़रार की कोशिश कौन कर रहा है, वो। गिरफ्तार किसने होना है, उसी ने। सो 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन। ठीक, इन फ़िक्रों में अमूमन ये होता है कि उर्दू में जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, यानी हेल्पिंग एक्शन पहले आता है, यानी नामुकम्मल हिस्सा पहले आता है और मुकम्मल हिस्सा बाद में आता है। जबकि इंग्लिश में बच्चों हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मेन एक्शन को, अगर हम ना भी लाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेन एक्शन जो है वो पहले आए। ठीक है, और जिस टेंस में, ये 12 के 12 टेंसेस में हो सकता है, जिस टेंस में भी हो उसी टेंस में लिखा जाए। जबकि जो हेल्पिंग एक्शन है जिसका टेंस ही कोई नहीं है, जिसमें वर्ब है, टेंस कोई नहीं, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये फ्यूचर, नो। उसको हम हमेशा कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। ठीक है, यानी आईएनजी में लिखेंगे। अगर एक्टिव होगा तो सिंपली आईएनजी में लिखेंगे, अगर पैसिव होगा यानी एक्टिव होगा तो वीआईएनजी लग जाएगा, पैसिव होगा तो वीआईएनजी की जगह बीइंग लगेगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर सुन लें, ऐसे फ़िक्रों को हम बोलते हैं 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन। ठीक है, जो मुकम्मल हिस्सा होगा वो उर्दू में बाद में होगा, इंग्लिश में पहले आएगा। ठीक है, लाना चाहिए पहले, और जिस टेंस में भी हो, इट कैन बी इन 12 टेंसेज, इट कैन बी इन एनी टेंस, वो उसी में लिखा जाएगा। जबकि नामुकम्मल हिस्सा जिसमें वर्ब ज़रूर है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, वर्ब है, लेकिन इट डज़ नॉट गिव अ कंप्लीट एक्शन, इट डजंट टेल यू एग्जैक्टली, उसको हम हमेशा कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस। इफ़ इट गिव्स एक्टिव सेंस विल राइट इन एक्टिव, इफ़ इट गिव्स अ पैसिव सेंस विल राइट इन पैसिव। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं अब आपके सामने इसकी मिसाल पेश करता हूँ। लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांध रहा है। लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांध रहा है। अब देखो ना, वो अपना सामान बांध रहा है, बांध रहा था, सॉरी, बांध रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यू, मेन एक्शन क्या है, वो अपना सामान बांध रहा था। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम क्या कहेंगे, ही वॉज पैकिंग हिज लगेज। और कई लोग जो हैं गुड्स लिख देते हैं, गुड्स नहीं लिखना। गुड्स कारोबारी सामान होता है, जो हम सामान बेचने के लिए जाते हैं वो गुड्स होते हैं।
जो सामान हमारा सफ़र का सामान होता है वो लगेज होता है, ठीक है। तो ही वॉज पैकिंग हिज लगेज बिफोर, लगेज कह सकते हैं, थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। आगे, लाहौर जाने से पहले। अब देखो सेंस आपने देखनी है खुद, लाहौर उसने खुद जाना है, किसी ने भेजना है, नेचुरली खुद जाना है, तो हम कहेंगे बिफोर गोइंग टू लाहौर, बिफोर गोइंग टू लाहौर। तो हमने उसको आईएनजी में लिखा, हमने इरिस्पेक्टिव, पहला हिस्सा जो था वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा, दूसरे हिस्से का हमने टेंस देखा ही नहीं, हमने उसको सिंपली आईएनजी में लिख दिया। एक और मिसाल इसकी देखते हैं, डांट पड़ने के बाद वो बहुत रो रहा है, डांट पड़ने के बाद वो बहुत रो रहा होगा, सॉरी, वो बहुत रो रहा होगा, यानी रो रहा होगा, यानी फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस में हम कह रहे हैं रो रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या कहेंगे, ही विल बी क्राइंग बिटरली, बहुत रो रहा होगा, ये मीन ज़ारो कतार रो रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बिटरली, ही विल बी क्राइंग बिटरली, ही विल बी क्राइंग बिटरली। देखो ना, ये मेन एक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस में आ गया। कब, डांट पड़ने के बाद, डांट उसको खुद पड़ी है, किसी ने दी है, नेचुरली किसी ने दी है, तो सेंस एक्टिव हुई कि पैसिव हुई, पैसिव हुई, तो हम कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना देंगे, यानी वी आई एन जी की जगह हम बीइंग लगा देंगे और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। ठीक, फिर सुन लें, ही विल बी क्राइंग बिटरली, वो ज़ारो कतार रो रहा होगा या बहुत रो रहा होगा, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, यानी डांट पड़ने के बाद। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं, उस हिस्से को हम पहले भी ला सकते हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, कॉमा, ही विल बी क्राइंग बिटरली, हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप हेल्पिंग एक्शन को ही, जो उर्दू में हेल्पिंग एक्शन पहले आया तो आप इंग्लिश में भी रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, इट इज़ योर चॉइस। इसी तरह बच्चों, अगर ये फिक्रे टू सब्जेक्ट टू एक्शन के हो, यानी दोनों तरफ जो है वो एक्शन जो है वो दो हों, अलग अलग हों, टू सब्जेक्ट टू एक्शन के हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वही रूल है, यानी मीन्स पहले हिस्से का सब्जेक्ट और है, मेरे आने के बाद वो जा रहा होगा, मेरे आने के बाद कोई टेंस नहीं है, वो जा रहा होगा, लेकिन मेरा आना, आया मैं, गया वो, ठीक है। सो दोनों हिस्सों का सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। अगर ऐसा फिक्रा हो तो फिर जो मेन एक्शन है, जो उर्दू में बाद में आना है, इंग्लिश में अमूमन पहले लिखा जाना है, वो जिस टेंस में भी होगा, जिस फॉर्म में भी होगा, एक्टिव है, पैसिव है, हम उसी में लिखेंगे, सिंपल है सिंपल में लिख देंगे। लेकिन जो इसका हेल्पिंग एक्शन होगा, जो उर्दू में पहले आया था, नामुकम्मल हिस्सा जिसमें वर्ब है, उसको हम इंडेफिनेट में लिखें। अब यहाँ थोड़ा तवज्जो करनी में, कॉन्टिन्यूस चूँकि कोई भी हो तो उसकी आईएनजी फॉर्म होती है। जब हम इंडेफिनेट करते हैं तो अगर फिक्रा मेन एक्शन प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, मेन एक्शन पास्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में होगा, मेन एक्शन फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। फिर सुन लें, मेन एक्शन प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग एक्शन भी प्रेजेंट में होगा, मेन एक्शन पास्ट में है, हेल्पिंग एक्शन पास्ट में होगा, मेन एक्शन फ्यूचर में है तो हेल्पिंग एक्शन प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक, मिसाल इसकी देखें, मेरे आने से पहले वो अपने घर जा रहा था, मेरे आने से पहले वो अपने घर जा रहा था। देखो ना, मेन एक्शन क्या है, वो अपने घर जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस, या हम लिख सकते हैं ही वॉज गोइंग होम। याद रखें, जब मैंने आपको फ़र्क बताया था होम और हाउस में क्या फ़र्क होता है, हाउस जब लिखते हैं तो साथ पोजेसिव प्रोनाउन भी लगाते हैं, हिज हाउस, लेकिन जब होम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हाउस का मतलब है घर, होम का मतलब है अपना घर, अपना उसके अंदर ही आ गया। मतलब आई एम गोइंग होम, यानी मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू माई होम, नो, आई एम गोइंग टू माई हाउस। ठीक, सो ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस या ही वॉज गोइंग होम बिफोर, मेरे आने से पहले मैं खुद आया, लेकिन बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनेट में, पहला पास्ट था, दूसरा पास्ट इंडेफिनेट में लिखा गया और एक्टिव सेंस थी तो हमने उसको पास्ट इंडेफिनेट में लिख दिया है। ठीक, इसी तरह मुजरम के पकड़े जाने से पहले पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है, पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है, इसका मतलब क्या है, मुजरम के पकड़े जाने से पहले पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है, तो क्या होगा, द पुलिस इज़ पेट्रोलिंग, द पुलिस इज़, हम पुलिस के लिए इज़ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश बुक्स जो हैं वो कहते हैं आर लिखें, द पुलिस आर
पुलिस को प्लूरल की सेंस में लिखा करें, सिंगुलर में ना लिखें। लेकिन कुछ बुक्स में मैंने देखा कि उसको हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं, द पुलिस इज़ या द पुलिस आर, क्योंकि ये है कौन सा नाउन, कंपाउंड नाउन, ये सॉरी कंपाउंड नाउन नहीं, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन जो है पुलिस एक्सेप्शन है, इसको हम प्लूरल की सेंस में लिखते हैं, तो हम इसको बोलेंगे द पुलिस आर। या कुछ बुक्स कहती हैं आप पुलिस भी लिख सकते हैं, पाकिस्तानी बुक्स में मैंने देखा कि पुलिस इज़, तो पुलिस भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम क्या लिखाएं, हम लिखें पुलिस आर। ठीक, हम उसके लिए आर का वर्ड जो है वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो पुलिस आर पेट्रोलिंग दैट प्लेस बिफोर। अब देखो, मुजरम के गिरफ्तार पकड़े जाने से, तो मुजरम खुद पकड़ा गया, किसी ने पकड़ा, तो हम कहेंगे बिफोर द क्रिमिनल इज़, चूँकि प्रेजेंट का फिक्र है, इज़ अरेस्टेड। अगर ये पास्ट का होता पहला तो ये भी पास्ट में होता, ठीक है। अगर वो फ्यूचर में होता तो ये फिर प्रेजेंट में होता। तो बिफोर द क्रिमिनल इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द क्रिमिनल इज़। सो द पुलिस इज़ पेट्रोलिंग, द पुलिस आर पेट्रोलिंग। इंग्लिश बुक्स शो करती हैं कि यू शुड यूज़ आर, प्लूरल, यूज़ इट इन प्लूरल सेंस, डोंट यूज़, ये एक्सेप्शंस है ना। आर्मी के लिए हम इज़ बोल देते हैं, लेकिन पुलिस के लिए हम आर कहेंगे, आर आर्मी इज़, ठीक है, आर पुलिस आर, ठीक है। ये यूजेज है इंग्लिश का। उर्दू कॉन्टिनेंटल यूजेज में जब हम देखते हैं तो हम उसको इज़ भी बोल सकते हैं। सो इसको मैंने दोनों यूजेज चूँकि देखे हुए हैं, मैंने दोनों इस्तेमाल कर दिए हैं, इज़ भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, ठीक। बट बेटर इज़ अगर आप मुझे कहेंगे बेटर इज़ आर, सॉरी, कि इसमें जो बेहतर इस्तेमाल है वो आर का है, ठीक। सो बच्चों, ये थे कंडीशन नंबर 28, यानी ऐसे फ़िक्रे जिनमें एक हिस्से का टेंस होता है, एक हिस्से का टेंस नहीं होता। अगर इनमें दोनों हिस्सों में एक ही सब्जेक्ट हो तो फिर नाम मुकम्मल हिस्सा कॉन्टीन्यूस में होगा। अगर दोनों हिस्सों में अलग अलग सब्जेक्ट हो तो नाम मुकम्मल हिस्सा इंडेफिनिट में। आप सब इतना याद रख लें कि नाम मुकम्मल हिस्से ने या कॉन्टीन्यूस में होना है या इंडेफिनिट में होना है, क्योंकि जो मुकम्मल हिस्सा है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी भी टेंस में हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद बच्चों कंडीशन नंबर 29, कंडीशन नंबर 29 है यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर फ्यूचर प्लान। बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली कंडीशन है कि अगर एक पास्ट का प्लान्ड प्रोग्राम हो, मुस्तकबिल का एक तयशुदा प्लान है, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मसलन मैं अगले साल लाहौर अमेरिका जाऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा, आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब ये चूँकि प्लान्ड प्रोग्राम, या मैं अगस्त में अमेरिका जाऊँगा, आई विल गो टू अमेरिका इन अगस्त। अब इसी फिक्रे को अगर हम कॉन्टिन्यूस में लिखना चाहें तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। मसलन आई विल गो टू अमेरिका इन अगस्त, या आई एम गोइंग टू अमेरिका इन अगस्त, ठीक है। वैसे मैं कहता हूँ मैट्रिक के इम्तहान मई में होंगे, ठीक है, तो मैं इसको फ्यूचर में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। द मैट्रिक एग्जाम्स विल टेक प्लेस इन, या विल बी हेल्ड, या विल टेक प्लेस इन May, or the metric exams are going to be held या are going to take place in May, ठीक, हम इस सेंस में भी। So he is going to America next year, या he is going to America next year, यानी फ्यूचर का प्रोग्राम है, हम इसको इस तरह बोलेंगे, he is going present continuous, हम इसको बोल सकते हैं he will be going, या he will go, sorry, he will go to America next year, इसको हम continuous में बोल सकते हैं he is going to America next year। या they are going to perform in this play next month, कहता है वो इस प्ले में, असल क्या है, वो इस ड्रामे में, प्ले का मतलब ड्रामा, इस ड्रामे में परफॉर्म करेंगे अगले मंथ। तय हो गया हुआ है कि इन्होंने परफॉर्म करना है, एक्टर्स सेलेक्ट हो गए कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म दीज एक्टर्स इन नेक्स्ट मंथ, तो हम इसको फ्यूचर में फिर बोलेंगे कि दे विल परफॉर्म इन दिस प्ले नेक्स्ट मंथ, या दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस प्ले नेक्स्ट मंथ। तो बड़ा आसान रूल है बच्चों 29 के, फ्यूचर का कोई तयशुदा प्रोग्राम हो तो हम उसको फ्यूचर में तो बोल ही सकते हैं, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिलेशन बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन अगेन। अब ये 2-3 कंडीशंस आ रही हैं बच्चों, बहुत ध्यान से इनको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन है रिलेशन बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। इसका पहला रूल ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस वंस इन द पास्ट,
यानी कोई काम माजी में सिर्फ एक दफ़ा हुआ हो, वी विल ट्रांसलेट इट इन पास्ट इंडेफिनिट। अगर तासुर ये हो कि ये काम माजी में सिर्फ एक दफ़ा हुआ है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ही केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, फ़िक्रे की सेंस बता रही है कि वो कल रात को मेरे घर आया। मैंने क्या कहा था, चाहे आप आया बोलें या आया था बोलें, जब सेंस ये है कि ये काम एक दफ़ा हुआ है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। ही केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, तो कितनी दफ़ा आया था, एक ही दफ़ा आया था ना, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। कभी लफ्ज़ी तर्जमे पे नहीं जाना कि जी आया तो पास्ट इंडेफिनिट तो आया था, पास्ट परफेक्ट, नॉट एट ऑल, इट्स रॉन्ग। ये मैंने आपको टेंसेस में भी बात बड़े डिटेल से समझाई थी। ठीक, इसी तरह दे वर पनिश्ड इन द जेल विदाउट एनी रीज़न, उन्हें जेल में बिला वजह सज़ा दी गई। कितनी दफ़ा दी गई, एक ही दफ़ा दी गई, लेकिन बिला वजह सज़ा दी गई कि दे वर पनिश्ड इन द जेल विदाउट एनी रीज़न, पास्ट इंडेफिनिट में बोला गया। जब माजी का कोई ऐसा फ़िक्रे की सेंस ये हो कि दिस एक्शन हैज़ जस्ट टेकन प्लेस वंस इन द पास्ट, सेंस ये हो, देखो अंग्रेज़ों के पास सेंस है, अल्फाज नहीं है। दे डोंट बिलीव इन ता है, ती है, ते है या ता था ते, दे डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, दे बिलीव इन द सेंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, इसी तरह इफ़ यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, ये दो काम हुए माजी में, एक एक्शन हुआ और एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ, यानी दोनों काम माजी में हुए, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। वाज़े सेंस होनी चाहिए, क्लियर सेंस होनी चाहिए। ठीक है, मसलन ये मैं कहूँ, मसलन मैं आई वेंट टू लाहौर एंड बॉट बुक्स, तो इधर कह दें अच्छा पहले मैं लाहौर गया फिर मैंने बुक्स खरीदी, गलत, ये इसकी बात नहीं हो रही है, तो फिक्र ही एक है। आई वेंट टू लाहौर एंड बॉट बुक्स, ये जब फ़िक्रे में वाज़े तौर पे हो जाए कि ये काम पहले हुआ, यानी ये काम करने से पहले मैंने ये काम किया, यानी माजी में मैंने दो काम किए और मुँह से बोलूँगा कि ये काम करने से पहले मैंने ये काम किया या ये काम करने के बाद मैंने ये काम किया, तो जो इन दोनों में से काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो काम बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उर्दू में एक ही अंदाज में बोला जाएगा। मसलन इसकी मिसाल देखते हैं, ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम होम, यानी मीन्स उर्दू में ये क्या होगा, ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम होम, यानी वो मेरा घर छोड़ चुका था या वो मेरे घर से चला गया था। ज़रूरी चुका था ये आ जाए, वो मेरे घर से जा चुका था, वो मेरे घर से चला गया था या वो मेरे घर से गया था। ठीक है, कब, बिफोर आई केम होम। अब देखो ना, मैं घर आया, दो काम हुए, एक वो गया है एक मैं आया हूँ, कौन सा काम पहले हुआ है, वो गया है, तो हम कहेंगे ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम। ठीक है, ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेज है। ठीक है, तो क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। एक और मिसाल देखें, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर लाहौर, जब मैं लाहौर के लिए निकल गया था। मैं लाहौर के लिए निकल गया, दो काम फिर हुए हैं, वो आया और मैं गया। अब कौन सा काम पहले हुआ है, उसका आना या मेरा जाना, नेचुरली मेरा जाना। अब मेरा जाना बाद में आ रहा है, लेकिन वो फ़िक्रा में लिखा तो वो बाद में जाएगा, लेकिन वो लिखा परफेक्ट में जाएगा। देखो ना, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, बिल्कुल आया। ठीक है, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, जब मैं जा चुका हुआ था, क्योंकि मैं पहले जा चुका था, दोनों काम माजी में हुए हैं। सो इसमें अक्सर बिफोर या आफ्टर ये दोनों लफ्ज़ लगते हैं जो वाज़े तौर पे बताते हैं कि एक काम, दो काम हुए, एक काम पहले हुआ है। इसमें ज़रूरी नहीं कोई चुका नहीं, अंग्रेज़ों के पास कोई चुका नहीं है, कोई चुका था नहीं है। दे जस्ट, मैंने कहा, बिलीव इन सेंस, और सेंस ये है कि पहला हिस्सा अगर दो काम हुए हैं और पहला हिस्सा पहले हुआ है, दूसरा बाद में, वाज़े लिखा हुआ है। मैंने अभी एक मिसाल दी कि आई वेंट टू बाज़ार एंड बॉट बुक्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाने के पहले बाज़ार पहुंचा फिर किताबें खरीदी, ये काम पहले हुआ है बाद, नो, ये इकट्ठे ही हुए हैं। लेकिन वाज़े लिखा हुआ है बिफोर या आफ्टर, फिर ये रूल अप्लाई होना है, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होना। ठीक, अब इससे भी ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 31, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन। ये पहले नहीं आपने पढ़ा हुआ, ये दो रूल्स ऐसे आ रहे हैं 31 एंड 32 जो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़े, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, इसकी बड़ी बच्चों ऑप्शंस हैं जिनमें ये यूज़ होता है। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का आपस में क्या ताल्लुक़ है।
ठीक है। सबसे पहला इसका रूल है कि अगर हम दो एक्शन की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, कोई काम ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोला गया और टाइम भी उसके साथ प्रेजेंट का लगा हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोला गया है उर्दू में, टाइम पास्ट का लगा हुआ है, ठीक है, मसलन वो मेरे घर आया है, ठीक है, ही हैज़ कम टू माई हाउस, वो 2 घंटे पहले मेरे घर आया, ठीक है, 2 घंटे पहले आया है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही केम टू माई हाउस, ठीक है। सो अगर फ़िक्रे में सेंस ये हो कि फ़िक्रा प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो उर्दू में, और टाइम भी प्रेजेंट का लगा हो, ठीक है, मतलब उसने आज किताबें ख़रीदी हैं, ठीक है, उसने कल किताबें ख़रीदी हैं, हालांकि कल ख़रीदी थी लेकिन मैं बोल रहा हूँ ख़रीदी हैं, मैं उसको बोल ही प्रेजेंट में रहा हूँ, तो ठीक है, उर्दू में बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में वो पास्ट में लिखा जाना है, इंग्लिश में वो, क्योंकि टाइम पास्ट का लग गया। अगर मैं कहूँ आज ख़रीदी है तो आज की कोई लिमिट नहीं, आज 24 घंटे हैं, लेकिन मैं कहूँ आज सुबह ख़रीदी है, अब फिर पास्ट होगा क्योंकि सुबह गुजर चुकी है, सुबह एक पहर का नाम है। ध्यान सुने, उसने आज किताबें ख़रीदी हैं, ही हैज़ बॉट बुक्स टुडे, उसने आज सुबह किताबें ख़रीदी, ही बॉट बुक्स दिस मॉर्निंग। यानी देखो, बंदा कहेगा आज तो इसमें लगा हुआ है, नहीं, आज के साथ लफ्ज़ आ गया सुबह और सुबह गुजर गई है, ठीक है। तो फिक्रा होगा, आई हैव सीन 3 मूवीज़ दिस वीक, आई हैव सीन 3 मूवीज़ दिस वीक, तो ये वीक अभी जारी है। जब मैं कहा इस हफ्ते मैंने 3 मूवीज़ देखी है, मैं जुमला जब बोलूँगा तो ये जुमला उस वक्त बोलूँगा ना जब अभी ये हफ्ता जारी है कि ख़त्म हो गया है, ये हफ्ता जारी है, चल रहा है अभी, तो मैं कहूँगा आई हैव सीन 3 मूवीज़ दिस वीक, या आई सॉ 3 मूवीज़ लास्ट वीक, ठीक है। वैसे मैं उर्दू में बोलता हूँ, मैंने इस हफ्ते 3 मूवीज़ देखी हैं, मैंने पिछले हफ्ते 3 मूवीज़ देखी हैं। अब असल में जो पिछले हफ्ते देखी थी, लेकिन उर्दू में हम बोल सकते हैं मैंने पिछले हफ्ते 3 देखी हैं, तुमने इस हफ्ते 3 देखी, मैंने पिछले हफ्ते 3 देखी, तुमने इस महीने 1 मूवी देखी है, मैंने पिछले महीने 1 मूवी देखी थी, लेकिन मैं कहूँगा मैंने पिछले हफ्ते देखी है, पिछले हफ्ते देखी है, तो देखी है लेकिन हफ्ता पिछला है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सो उर्दू को कभी नहीं सेंस देखना, फिर इंग्लिश की सेंस देखना है। इफ़ द प्रेजेंट टाइम is attached with present perfect is attached with present time, it will remain present perfect. But if the present perfect is attached with the past time, it becomes past indefinite. ठीक, so I saw 3 movies last week. ठीक, इसी का दूसरा अंदाज ये है कि अगर हम किसी काम की तकमील का जिक्र करते हैं, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, विदाउट मैंशनिंग टाइम, टाइम का जिक्र नहीं करते, टाइम का जिक्र नहीं करते, लेकिन काम के मुकम्मल होने का, तकमील का जिक्र करते हैं, टाइम का जिक्र नहीं करते, टाइम उसमें आते नहीं है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। लेकिन उसमें अगर हम साथ ही पास्ट टाइम ऐड कर लें, अगर तो टाइम ऐड नहीं करते, एक तो मैंने पिछले में तो कहा ना प्रेजेंट टाइम ऐड करें, एक है टाइम ऐड ही ना करें, टाइम ऐड ही ना करें, ये दूसरा रूल हो गया ना, कि दूसरा ऑप्शन हो गया कि अगर टाइम ऐड ही ना करें तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन अगर टाइम ऐड कर लें पास्ट का तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। फिर उर्दू नहीं देखनी, उर्दू में ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, आपने सिर्फ इंग्लिश देखनी है। मिसाल दे, मैंने इसलिए मिसालें भी सारी इंग्लिश की लिखी है। मसलन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब फिक्रे में कहीं नहीं मैंने बताया कब की है, अभी की है, 6 महीने पहले की है, 2 महीने पहले की है, 10 साल पहले की है, कहीं नहीं, मैंने बस कहा मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020, अब 2021 है। जब मैंने कहा आई कंप्लीटेड माई, मैंने 2020, देखो ना, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। हालांकि वो 2020 में कर ली थी, लेकिन बोला मैंने प्रेजेंट में, वो बोल सकते हैं, उर्दू में बोल सकते हैं। L1 के रूल्स ही अलग हैं, L1 इज़ वेरी सिंपल, L1 में कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, यू कैन स्पीक। और यही वजह है, अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते तो गलती ना होती, चूँकि रूल्स नहीं है, यू कैन स्पीक इन प्रेजेंट, तो वो इंग्लिश में भी फिर फिलबदी हम प्रेजेंट ही बोल देते हैं ना। मैंने 2020, वो कहेगा मैंने अभी ग्रेजुएशन की है, वो कहता है मैंने यार मई में की है, तो मई तो गुजर चुका है ना, जब मैं मई बोलूँगा तो गुजर चुका होगा, इसका मतलब मैं मई बोला ही तब है, वो महीना जो गुजर चुका है तो फिर पास्ट हो गया। अगर मैं कहूँ मैंने पिछले साल की है तो गुजर गया, मैंने कहूँ 2020 में की है, गुजर गया। तो उर्दू में है लग रहा है, इंग्लिश में नहीं लगेगा, ठीक। तो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बिल्कुल ठीक है, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020, ठीक।
अब इसी तरह अगर फ़िक्रे की सेंस ये हो कि हम किसी बंदे के किसी एक्शन के मतलब बेशक मुकम्मल होने के एक्शन की बात कर रहे हैं, जो बंदा अब भी ज़िंदा है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखेंगे, क्योंकि वो ज़िंदा है, उसकी बात हो रही है, इसका मतलब अभी तक उसका ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एक्शन दैट इज़ कॉन्टिन्यूइंग। और अगर वो शख्स मर चुका है तो हम उसको फिर पास्ट में लिखेंगे, फिर वो प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे। फिर सुन लें कि इफ़ यू टॉक अबाउट एन एक्शन अबाउट ए पर्सन हु इज़ अलाइव, ज़िंदा है, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। बट इफ़ ही इज़ डेड, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। मिसाल से समझ आएगी, माई फादर हैज़ गॉन टू अमेरिका 5 times, माई फादर हैज़ गॉन टू अमेरिका। अब फ़िक्रे की सेंस दे रही है कि मेरा बाप 5 दफ़ा अमेरिका जा चुका है, इसका मतलब अभी भी मौजूद है, आगे भी 6ठी दफ़ा भी जा सकता है। तो फ़िक्रे की सेंस ये है। अब मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा। कि फ़िक्रा जब ये बोला गया है कि माई फादर हैज़ गॉन टू अमेरिका 5 times, तो इट मीन्स के 5 दफ़ा जा चुका है, इसका मतलब है ही स्टिल अलाइव एंड ही कैन गो द 6th time एज वेल। इसी तरह माई फादर वेंट टू अमेरिका 5 times, मेरे वालिद साहब 5 दफ़ा अमेरिका गए थे। फ़िक्रे की सेंस ये है, इसका मतलब है ही इज़ नॉट अलाइव। जब आपने सेंस तो आपको पता है ना, फ़िक्रा जब आप लिख रहे हैं आपको पता है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस बंदे की बात हो रही है वो अभी भी ज़िंदा है, तो आप उसको फिर प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर उस बंदे की बात हो रही है जो अब ज़िंदा नहीं है, तो फिर आप उसको किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे। ठीक इसी तरह कि हम कब किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें कि जो हुआ और अभी भी जारी है, यानी वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड बट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी लगता है कि अभी भी हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है, यानी मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर वो पास्ट में हुआ, अब कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन पास्ट में काफ़ी देर हुआ, अब नहीं कंटिन्यू, पास्ट में शायद 20 साल होता रहा लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। फिर सेंस देखनी है, ध्यान से सेंस देखें। आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 7 years, आई हैव लिव्ड इन लंडन, फ़िक्रा जब ये बोला जाए आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 7 years, इसका मतलब है आई हैव लिव्ड, मैं लंदन में 7 साल रह चुका हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, आई एम स्टिल लिविंग, दिस मीन्स आई हैव लिव्ड इन लंदन। लेकिन आई लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years बिफोर रिटर्निंग टू पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है, अब नहीं वो काम हो रहा, यानी मैं 7 साल रहा लेकिन मैं पाकिस्तान आ गया, तो मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा आई हैड लिव्ड इन, नो, आई लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years, मैं 7 साल लंदन में रहा बिफोर रिटर्निंग टू। फिर देखो बिफोर के फ़ौरन बाद के प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है ING में आएगा, इसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं, बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान। ठीक, सो ये थी बच्चों के प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का आपस में रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये वो गलती हैं बच्चों जो हमारे स्टूडेंट अक्सर करते हैं और सेंस नहीं देखते। हम लफ्ज़ी तर्जुमों के, हम लकीर के फ़कीर बन चुके हैं, हम लफ्ज़ी तर्जुमों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक, उसके बाद बच्चों हम आगे कंडीशन नंबर 32, दैट इज़ द लास्ट कंडीशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, और आगे चल के कभी फिर और मैं स्टडी करूँगा अगर और मुझे कुछ कंडीशंस मिली। अब ये कुछ कंडीशंस तो आप देखोगे कॉमन एरर्स में बहुत आएंगी, बेसिकली यूजेज है ना, ये डिफरेंट यूजेज हैं। कॉमन एरर्स में ये होगा कि आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि ये इस तरह होता है, अगर इस तरह ना होता ये एरर होता है। तो वो कॉमन एरर्स में भी बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होना है, उसमें टेंसेस का इस्तेमाल होना है, लैंग्वेज का इस्तेमाल है। जब हम लैंग्वेज कहते हैं तो इट्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 2 things, यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यूजेज ऑफ टेंसेस। तीसरी तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, सारे ये टेंसेस ही हैं ना बच्चों। ठीक, ये इसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ 2 sentences into 1, जिसको हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, कि जब 2 जुमलों को आपस में जोड़ा जाता है और एक बनाने की कोशिश की जाती है, तो कितने अंदाज में क्या क्या चीज़ें हम उनमें उनके साथ अटैच करके उनको बना सकते हैं, किस किस सेंस में कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक, कि फर्स्ट इज़ बाय यूजिंग ए कंजंक्शन, सबसे आसान तरीका है कि 2 हिस्सों को जोड़ना है, किसी कंजंक्शन को बीच में ले आए, सबसे आसान, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका ये है, ईजिएस्ट वे, लेकिन देयर आर मैनी वेज, सो वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम। सो ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे,
दो फिक्रे, ही जंप्ड अप, उसने छलांग लगाई, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब इसको हम जोड़ने लगे हैं तो हम क्या कहेंगे, ही जंप्ड अप एंड रैन अवे। अब देखो ही हमने रिपीट नहीं किया, इसमें याद रखें रूल ये अप्लाई होता है जब हम दो हिस्सों को जोड़ते हैं तो जो कॉमन चीज़ होती है वो उसको हम रिपीट नहीं करते। अगर सब्जेक्ट दोनों तरफ है तो हम एक दफ़ा बोलेंगे, फिर कंजंक्शन लगा दिया, फिर देखो ना, जैसे मैं कहता हूँ आई वेंट टू लाहौर एंड बॉट बुक्स, ये नहीं कहूँगा आई वेंट टू लाहौर एंड आई बॉट बुक्स, ये गलत है, आई तो दोनों में वही है। सो इसलिए बिल्कुल वही रूल है यहाँ कि ही जंप्ड अप एंड रैन अवे। ठीक, सो एक तरीका तो हो गया सबसे आसान तरीका कंजंक्शन के ज़रिए। फिर दूसरा तरीका है पार्टिसिपल के ज़रिए। पार्टिसिपल क्या है, VING के ज़रिए। ठीक है, सेंस फिक्रे की इस अंदाज, ये अंदाज आपको बताए जा रहे हैं, इनको आपने बार बार पढ़ना है, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इनकी समझ आएगी। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, एंड पार्टिसिपल मीन्स VING। ठीक, मसलन ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वही फिक्र है, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। अब इसको मैं इस अंदाज में भी बोल सकते हैं, जंपिंग अप, कॉमा, ही रैन अवे। सब्जेक्ट एक ही दफ़ा बोला गया, ही जंपिंग अप यानी छलांग लगाते हुए, जंपिंग अप, जंपिंग पार्टिसिपल, जंपिंग अप, ही रैन अवे। ठीक, उसके बाद ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट, कि वो खेल खेल के थक गया था तो वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए। तो हम इसको जब जोड़ेंगे पार्टिसिपल के ज़रिए तो हम क्या कहेंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, बीइंग, ठीक है, टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। ठीक है, अब मैंने एक इंग्लिश बुक में पढ़ा था इसी तरह का फिक्रा, उसमें लिखा हुआ था गेटिंग टायर्ड ऑफ प्ले, चूँकि वो इस वजह से थक गया था, गेटिंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। सो बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, बीइंग, बीइंग हेल्पिंग वर्ब की ING फॉर्म है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। ठीक, उसके बाद तीसरा इस्तेमाल है कि बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज, कि हम फिक्रों को जोड़ने के लिए नाउन या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मिसाल तौर पे, दिस इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ अनवर, तो हम इसको नाउन के साथ किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे दिस इज़ माई फ्रेंड अनवर। देखो ना, ये मेरा दोस्त है, उसका नाम अनवर है, तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरा दोस्त अनवर है। ठीक है ना, तो हमें ये तो नहीं कहना ये मेरा दोस्त है जिसका नाम अनवर है, इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन हम तो अंदाज देख रहे हैं कितने अंदाज में हो सकता है कि दिस इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ अनवर, तो हम कहेंगे दिस इज़ माई फ्रेंड अनवर। ठीक, इसी तरह आई मेट अजमल इन द मार्केट, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड अनवर, यानी वो मेरे दोस्त अनवर का भाई है। मैं अजमल से मिला मार्केट में, वो मेरे दोस्त अनवर। अब ये जिससे मैं मिला हूँ, ये अगली बात उसके लिए हो रही है, भी रूल याद रखना ही, कॉमन एरर में पढ़ाऊंगा कि जिसकी बात हो रही है उसके साथ आनी चाहिए कॉमा लगा के। मसलन आई मेट अजमल इन द मार्केट, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड अनवर। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो किस तरह हो जाएगा, आई मेट अजमल, कॉमा, द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड अनवर। अब देखो मैंने ही इज़ ख़त्म कर दिया, ही इज़ ख़त्म कर दिया, हमने सिंपली क्या कहा, द ब्रदर। अगर मैं कहूँ आई मेट अजमल, ही इज़ द ब्रदर, गलत हो गया, आई मेट अजमल, कॉमा, अजमल कौन है, द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड अनवर, कॉमा, इन द मार्केट। सो देखो इसमें हमने नाउन या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया है, और नाउन फ्रेज क्या है, द फ्रेंड ऑफ माई, द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड अनवर, इसका नाउन फ्रेज यूज़ हुआ है, और सिर्फ नाउन क्या यूज़ हुआ है, ऊपर वाले फिक्रे में अनवर यूज़ हुआ है। ठीक, इसी तरह बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद ए नाउन, किसी नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगा के, या किसी जेरेंड के साथ। जेरेंड क्या होता है, देखो जेरेंड और पार्टिसिपल में फ़र्क मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको पढ़ाया था। जेरेंड होता है वर्ब की ING फॉर्म जब नाउन के लिए इस्तेमाल हो, और पार्टिसिपल होता है जब वो वर्ब के लिए इस्तेमाल। वर्ब की ING फॉर्म जब वर्ब बन के आए तो पार्टिसिपल है। मसलन ताहिरा इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, तो यहाँ वॉशिंग जो है ये अमल के तौर पे यूज़ हुआ, तो ये पार्टिसिपल है। लेकिन ताहिरा बॉट अ वॉशिंग मशीन, तो यहाँ वॉशिंग अमल नहीं है बल्कि एक मशीन का नाम है, तो हम कहेंगे ये जेरेंड है। सो जेरेंड इज़ द पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म बट यूज्ड एज ए नाउन। सो कहता है यूज बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद ए नाउन और जेरेंड। द मून रोज, देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड, नॉट ended. The moon rose,
देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यानी सूरज तो निकल आया लेकिन जर्नी ख़त्म नहीं हुई। तो हम क्या कहेंगे, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। अब देखो ना, कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, बिफोर द एंड, प्रपोजिशन का, बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। आप देखो ना, फिक्रे की सेंस ही हमने बदल दी। ज़रूरी जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो आप फिक्रे का स्ट्रक्चर, सिंटेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, तो सिंटेक्स्ट चेंज हो गया इसका, ठीक। तो हमने कहा द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। अब इसका ये मतलब नहीं कि इस फिक्रे का बस यही एक अंदाज हो सकता है कंबाइन, ये बता रहा हूँ वेराइटी ही है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये याद रखें, ठीक है। मसलन ही फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब देखना, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, कई दफ़ा फेल हुआ, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, लेकिन अभी भी उसको उम्मीद है कामयाब होने की। तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है पीछे, कि इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, या इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, दोनों अंदाज में बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, चूँकि मैंने नाउन कहा था, अगर आप उसको ING में लिखते हैं तो इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, दोनों अंदाज में हम कर सकते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स या इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो अभी भी उम्मीद करता है, लेकिन बीच में कॉमा आएगा। फिर सुन लें, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, कई दफ़ा फेल हुआ, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो इसको हम दो अंदाज में कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, ये कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन का यूजेज भी है ये, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, इन स्पाइट ऑफ के बाद ING लगना है, फेलिंग मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, या इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, ठीक। इसी तरह इन्फिनेटिव का अगला इस्तेमाल है कि इन्फिनेटिव यानी 2+V1, इन्फिनेटिव के अंदाज में भी हम कर सकते हैं। मतलब मिसाल देखो, आई हैव मैनी ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म देम। आई हैव मैनी ड्यूटीज़, बहुत ड्यूटीज़ हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, तो क्या होगा, आई हैव मैनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। शॉर्ट क्या हो गया, आई हैव मैनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, टू के साथ वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगे, आई हैव मैनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू यूरोप। वो अपने बच्चे को एजुकेट करवाना चाह रहा था, उसने उसको यूरोप भेज दिया। अब इसको अगर हम एक बनाना चाहें शॉर्ट करके तो क्या होगा, ही सेंट हिज सन टू यूरोप टू बी एजुकेटेड, ठीक है ना। एजुकेटेड पैसिव सेंस आ गया, खुद तो एजुकेट नहीं होना, किसी ने करना है। ही सेंट हिज सन टू यूरोप, कि उसने अपने बच्चे को यूरोप भेजा, ठीक है, टू बी एजुकेटेड। सो याद रखें, जब एक बात याद रखना है, जब दो हिस्सों को सिंथेसाइज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसमें सिंटेक्स भी चेंज हो जाता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, यू हैव टू कन्वे द प्रॉपर सेंस, ठीक। तो मैं ये फिक्रा फिर बोलता हूँ कि ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, वो चाहता था अपने बच्चे को तालीम दिलवाना, ठीक है। ही सेंट हिम टू यूरोप, उसने इसको यूरोप भेज दिया। तो हम इसको कहेंगे, मेन बात है उसने इसको यूरोप भेजा क्या करने, एजुकेट कराने के लिए। तो हमने कहा ही सेंट हिम टू यूरोप, ही सेंट हिज सन टू यूरोप टू बी एजुकेटेड। सो देखो, इसमें हमने दोनों फिक्रों में से मेन चीज़ लेके एक फिक्रा बना दिया। इसी तरह हम अगर कंबाइन करना चाहें तो हम एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ही डिज़र्व्ड टू सक्सीड, वो डिज़र्व करता था कामयाब होना, बच्चा बड़ा मेहनती है, वो डिज़र्व करता था। दूसरा, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो असल बात क्या हुई बताना मैं चाह रहा हूँ, फेल हो गया और वो डिज़र्व करता था पास होना। तो मैं इसको एडवर्ब के अंदाज में किस तरह बोल सकता हूँ, मैं कहूँगा ही फेल्ड अनडिजर्वेडली, ही फेल्ड अनडिजर्वेडली, यानी ना डिज़र्व नहीं करता था। देखो ना, अनडिजर्वेडली मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ही फेल्ड अनडिजर्वेडली, ठीक। इसी तरह हम कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है और सिंपल एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसके साथ भी हम कर सकते हैं। मतलब मिसाल देखो ना, अ फॉक्स मेट अ लायन, एक फॉक्स जो है लायन को मिली। द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, कि उस फॉक्स ने कभी पहले लायन देखा ही नहीं था। तो हम क्या कहेंगे, अ फॉक्स कॉमा हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, जिसने कभी लायन नहीं देखा था। तो ये जगह ना, हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, इसमें वर्ब आ गया, इसमें सब्जेक्ट भी आया हु, जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको हम कहेंगे एडवर्बल क्लॉज। ये क्या कहेंगे, एडवर्बल एडजेक्टिव क्लॉज,
क्योंकि ये यूज़ किसके लिए हुआ है, फॉक्स के लिए। जो नाउन के मायने में इजाफा करे वो एडजेक्टिव है। तो अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम, उसे मिला, और कॉमा लगेगा था, फॉक्स कॉमा हु हैड नेवर। इंग्लिश की मैं कुछ बुक्स देख रहा था, वो नहीं लगाते कॉमा, लेकिन लगाना चाहिए, क्योंकि कॉमा इज़ ए पॉज। ये मैं जब आपको इंशाल्लाह कॉमन एरर्स के बाद आपको जब भी बारी आएगी पंक्चुएशंस पढ़ाऊँगा कि पंक्चुएशंस को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें ये चीज़ें आपको बताऊँगा। अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम, उसे मिला। इसी तरह हम प्रोनाउन का ये बड़ा आसान इस्तेमाल है कि हम प्रोनाउन के ज़रिए भी जो है वो कर सकते हैं, कि प्रोनाउन के ज़रिए भी जोड़ सकते हैं। मिसाल तौर पे वो प्रोनाउन कंजंक्शन का काम करता है। मिसाल के तौर पे दिस इज़ द बॉय आई मेट हिम, ये वो लड़का है मैं उसे मिला। तो कह रहा मैं असल में ये चाह रहा हूँ ये वो लड़का है जिसे मैं मिला, तो मैं कहूँगा दिस इज़ द बॉय whom I met, दिस इज़ द बॉय whom I met। ठीक, तो बीच में हमने क्या लगाया, whom अब क्या है, ये बेसिकली तो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। सो देखो बच्चों कि हमने ये 8 इस्तेमालात में देखा कि दो फ़िक्रों को अगर आपस में सिंथेसाइज करना हो तो एक तरीका नहीं होता। सबसे आसान तरीका तो कंजंक्शन है, लेकिन अब ये वैरायटी है, इसको बार बार आपने स्टडी करना है, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना है। और ये लास्ट वीडियो थी हमारी कंडीशंस की, ठीक है, अप टिल नाउ। और इसके बाद अगर दोबारा कंडीशन शुरू होंगे तो फिर लेटर ऑन शुरू होंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, यानी वीडियो नंबर 30 से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे यूज़ ऑफ कॉमन एरर्स, कि कॉमन एरर्स जो हैं, हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स का टाइटल ही मैं ये बनाऊंगा, हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स। और उसमें फिर मुख्तलिफ एरर्स आएंगे। नेचुरली वो एरर्स देखो, इंग्लिश इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मैंने पहले कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यूजेज ऑफ वर्ब, दैट इज टेंसेस, इन्हीं के एरर्स होने। और एरर क्या है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हैं उसमें जो नहीं जैसे करनी चाहिए अगर वैसे करेंगे तो वो एरर बन जाएगा। जब भी मिसाल आपको दी कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट का टाइम आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में बोलना है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोल देंगे तो एरर हो गया। सो एरर्स में कोई अछूती चीज़ नहीं हमने पढ़नी, यही चीज़ें जो हम बेसिक्स में पढ़ रहे थे, जो हम टेंसेस में पढ़ रहे थे, जो हमने कंडीशंस में पढ़ी हैं, इनको एक नए अंदाज में कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द एरर्स दैट वी कमिट एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैम, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो से। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4-5 वीडियोस बनी हैं बच्चों, इनको बार बार देखें, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। और न्यू कमर्स जो हैं अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, बड़ों से भी रिक्वेस्ट है, टीचर्स से रिक्वेस्ट है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मुझे जो रिस्पांस आता है सबसे ज़्यादा टीचर से आता है, विच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि बिकॉज आई एम ए टीचर, आई लव व्हेन अ टीचर questions me or when a teacher sends a good response, और ख़ास तौर पे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। वीडियोस तो आप देखते हैं लेकिन कमेंट्स कर कोशिश किया करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने ये बनाई है और अगर वो मकसद पूरा नहीं होता आप सब स्टार्ट में 5 मिनट देख के बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियोस, ये जो कुछ मैं बना रहा हूँ ये एक सदका जारिया है। ये आप लोगों को वो इल्म देना चाहता हूँ जो शायद आप ख़ुद किताबों में तलाश नहीं करते, या आपके पास टाइम नहीं है या एबिलिटी नहीं है। ठीक, तो कहते होता है आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक है, सो इन बच्चों इन चीज़ों को, दीज आर द गोल्डन थिंग्स, दीज आर गोल्डन रूल्स, इनको बार बार पढ़ें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा भी आप वीडियोस को मेरे साथ मेरे चैनल को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।